राजस्थान, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में अहम दिन आज। राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक और सवाल ये, क्या सुलह के किसी फॉर्मूले पर बात बनेगी? अगली आज बड़ी जो खबर रह सकती है, चाचा भतीजे की लड़ाई को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। शरद पवार आज दिल्ली आ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। वहीं भतीजे ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। आज नजर इस बात पर भी कि क्या एनडीए का पुराना साथी अकाली दल वापस एनडीए में आ जाएगा? बीजेपी के साथ आएंगे क्या अकाली? आज अकाली दल के जिला अध्यक्षों की बैठक है, जिसमें गठबंधन को लेकर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबरें हैं, दिन भर सुर्खियों में रहेंगी और इसी को लेकर हमारी नजर आगे का एजेंडा में। सबसे पहले बात उस बैठक की, उस खबर की जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कांग्रेस के खेमे की यह खबर है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस आज बड़ी बैठक करने वाली है और ये जो बैठक है वो दिल्ली में सुबह 11 बजे से होगी। तो करीब 1 घंटे के बाद दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होनी है। कांग्रेस की बैठक में राजस्थान के मुद्दे पर बात होगी और इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि इस बैठक से ही आगे का रास्ता निकल सकता है कांग्रेस में। यह साफ हो सकता है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट का युद्ध थमेगा या नहीं। आज पर्दा उठ सकता है उसी प्लान से, उस फॉर्मूले से जो गहलोत और पायलट ने सियासी सीज फायर करा सकता है। तो ये जो बैठक है, आज मीटिंग में क्या कुछ होना है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कांग्रेस का मिशन राजस्थान है और कांग्रेस का ये मिशन राजस्थान आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। कितने बजे ये बैठक होनी है ये भी बता दीजिए जरा। ये बैठक जो है वो सुबह 11 बजे होगी और नजर कहां रहेगी? राहुल गांधी, खड़गे, सचिन पायलट जो इस बैठक में शामिल होंगे यहां दिल्ली में, और अशोक गहलोत जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे राजस्थान से। बैठक में सुलह का फॉर्मूला निकल सकता है, इसी की संभावना जताई जा रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करा दी जाए, सीज फायर करा दिया जाए। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता, आप देख सकते हैं हमारे साथ मनीष शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं, पहले जैनेंद्र से जान लेते हैं। जैनेंद्र, बैठक दिल्ली में होनी है और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या माना जा रहा है आज की बैठक निर्णायक साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में, उनमें से 4 राज्यों की समीक्षा बैठक कांग्रेस कर चुकी है और आज राजस्थान की बैठक होनी है। राजस्थान में हर 5 साल पर लगभग सरकार बदल जाता है और अशोक गहलोत के सामने भी ये चुनौती है। 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, लेकिन दोनों ही बार वो सरकार रिपीट नहीं कर पाए। क्या इस बार वो सरकार रिपीट कर पाएंगे? अपनी तरफ से गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन की चुनौती है, सचिन पायलट की चुनौती है, अन्य जो इलाकों से क्या फीडबैक है, उसको लेकर के एक बड़ी बैठक कांग्रेस दफ्तर में है। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्री और कुछ वरिष्ठ नेता, तकरीबन 1 दर्जन राजस्थान के सीनियर लीडर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और अशोक गहलोत, चूंकि उनको चोट लगी हुई है पैर में, इस वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। नजर इस बात पर है कि फीडबैक के तौर पर पायलट जो है, जो खुलकर के गहलोत सरकार के खिलाफ पदयात्रा कर चुके हैं और खुलकर के वो कमियां गिनाते रहे हैं, वो बैठक में क्या रुख रखते हैं। और सचिन पायलट और गहलोत के बीच 1 महीने पहले एक पंचायत कराई गई थी राहुल और खड़गे की मौजूदगी में ही, उसमें सुलह का फार्मूला निकालने की कोशिश हुई थी, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अब तक। उसका भी इंतजार है कि वो कब इंप्लीमेंट होगा। देखिए, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जो जानकारी जैनेंद्र भी साझा कर रहे थे ना कि साहब अशोक गहलोत, उनके पैर में चोट लगी हुई है, इसी वजह से वो राजस्थान में ही हैं, दिल्ली नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बैठक में शिरकत करेंगे अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि सुलह का फॉर्मूला क्या लग रहा है? राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा क्या है? कांग्रेस में किस तरीके से सीज फायर हो सकती है? रोमाना, राजस्थान के सियासी गलियारे या देश के कांग्रेस के गलियारों में चाहे लाख चर्चा होती रहे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ये मान चुका है कि गहलोत और पायलट के बीच में सुलह हो चुकी है। जहां तक सवाल आज की बैठक का है, तो आप ये मान के चलिए इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के लगभग 30 बड़े नेता इस बैठक में रहने वाले हैं, जिनमें आधा दर्जन तो कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा AICC मेंबर हैं, भंवर जितेंद्र सिंह है, हरीश चौधरी हैं, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह
सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये तमाम वो मंत्री और नेता है जो खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इस बैठक में शामिल होंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बैठक में होने वाला है वो 5 कमेटियां बनने वाली है, जिनमें सबसे बड़ी होगी स्क्रीनिंग कमेटी। वो कमेटी जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग का काम करती है। तो बहुत संभावना यह है कि सचिन पायलट को इस स्क्रीनिंग कमेटी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जहां तक दोनों नेताओं के मतभेद की बात है तो मैं पहले भी साफ कर चुका हूं कि आलाकमान ये मान चुका है कि 1 महीने पहले जो खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई थी उसमें सब कुछ साफ हो चुका है। और आप संयोग देखिए या ये कहिए कि समझाइश हो गई, दोनों में से किसी भी नेताओं ने उसके बाद कोई बयान एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया है। ये बड़ी दोनों को जानकारी दे रहे हैं समझा दिया गया कि मनीष कह रहे हैं कि साहब ये जो बैठक आज हो रही है, इस बैठक को सुलह के तौर पर ना देखा जाए कि सुलह कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये बैठक की जा रही है, नहीं, बल्कि ये बैठक जो है वो राजस्थान में इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए तैयारियों को धार देने के लिए की जा रही है। क्योंकि सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही जो कांग्रेस के आला कमान है उसके साथ इस बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के करीब 30 के आसपास राजस्थान के जो बड़े नेता हैं जिसमें कई मंत्री शामिल हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। और ऐसे में आगे के लिए प्लान बनाने की तैयारी में है कांग्रेस। और इस बीच चुनाव से पहले गहलोत और पायलट में युद्ध रोकने के लिए, वार पलटवार रोकने के लिए ये जो माना जा रहा है कि अहम बैठक आलाकमान फॉर्मूले पर बात कर सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो सचिन पायलट फिर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहता है। बीच के रास्ते के तौर पर उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है, यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि करीब 1 महीने पहले जो बैठक कांग्रेस ने करवाई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं के बीच, उसके बाद से वार पलटवार जो है वो दोनों नेताओं में कम से कम सार्वजनिक तौर पर जरूर कम हुआ है। लेकिन अंदर खाने की स्थिति क्या है? अंदर खाने अभी भी कहीं ना कहीं जो धुआं है वो धधकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अभी आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। इसीलिए सुलह का फॉर्मूला क्या रह सकता है? पायलट क्या चाह रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पायलट चाहते हैं। कांग्रेस ऑफर कर रही है कि आपको राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए या अशोक गहलोत को मंजूर नहीं है सचिन पायलट को। पायलट चाह रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद। कांग्रेस और ऑफर दे रही है कि आपको चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया जाएगा। आश्वस्त रहिए और इस कलह को खत्म कीजिए, क्योंकि साल चुनावी है और मिलकर चुनाव मैदान में उतरिए। तो राजस्थान में ये सुलह का फॉर्मूला जो रेडी कर लिया गया है, हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, मनीष शर्मा भी मौजूद है, जैनेंद्र भी मौजूद है। जैनेंद्र, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनीष कर रहे थे कि साहब ये जो बैठक है इसका मेन एजेंडा कोई सुलह का फॉर्मूला तय कराना नहीं है, क्योंकि करीब 30 से ज्यादा कांग्रेस के राजस्थान के बड़े नेता जिसमें मंत्री भी शामिल हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही वो बैठक रहेगी जिसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा एक तरीके से किया जाएगा राजस्थान चुनाव को लेकर। और ऐसे में उसी से तय हो जाएगा कि कांग्रेस ने सीज फायर का अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या फॉर्मूला तय किया है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उनमें से 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना की बैठक कांग्रेस हाईकमांड कर चुकी है। ये जो आज बैठक होने वाली है ये 3 तारीख को होने वाली थी, लेकिन गहलोत साहब को पैर में चोट लग गई, इस वजह से मीटिंग को आगे पोस्टपोन कर दिया गया, जो आज हो रही है। निश्चित तौर पर इस बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा और फिर पार्टी हाईकमांड यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के नेताओं से एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की अपील करेंगे। और पूरे राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, हर इलाके से नेता जो हैं, चाहे वो विधायक हों, सीनियर या सीनियर मंत्री हों, वो अपना अपना फीडबैक देंगे। पार्टी के पास अपना भी फीडबैक सिस्टम होता है, अपने भी सर्वे रिपोर्ट होते हैं, उसके आधार पर चर्चा होगी। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर इसमें पायलट और गहलोत को लेकर के कोई चर्चा होनी नहीं है, लेकिन बैठक में नजर इसी बात पर रहेगी कि अब देखिए, अशोक गहलोत अगर मौजूद होते बैठक में तो दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज की भी बात होती, क्योंकि दोनों नेता एक साथ लगभग 1 महीने बाद एक टेबल पर आ रहे हैं। इससे पहले 1 महीने बाद वो कांग्रेस हाईकमांड के सामने जो पंचायत वाली बैठक हुई थी आईपीएल फाइनल वाले दिन, उसके बाद से दोनों चुप जरूर हैं, लेकिन इसके बाद दोनों मिले भी नहीं हैं। तो उस बैठक के बाद आज फिर मिल रहे हैं। उस दिन ये कहा गया था कि दोनों मिलकर दोनों में सुलह हो गई है, लेकिन इसके बाद पायलट की जो डिमांड है
उसको लेकर के कोई खास प्रगति नजर नहीं आई। बिल्कुल, ऐसे और में पायलट का भी जो होगा कैंप ना कि है, आज ये जो बैठक है, चुनाव के मद्देनजर जो बैठक है, इसमें किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और जो जिम्मेदारी जिसको दी जा रही है, क्या दूसरा शख्स उसको कबूल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस सब के बीच जो जानकारी सामने आ रही है, ऑफर जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, पायलट को कबूल होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है मीटिंग में गहलोत और पायलट में गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। गहलोत अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं, वहीं पायलट गहलोत सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर सकते हैं, जो वो पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। तो एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी बैठक में ये मामला सामने आ सकता है। हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है और अब अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ये बड़ी बात है कि अभी तक जिस तरीके से अशोक गहलोत की घेराबंदी, अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जो सचिन पायलट हैं वो सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी राजस्थान के बड़े नेताओं की मौजूदगी में भी ये आर पार देखने के लिए मिल सकता है। एक बार फिर से गुटबाजी सामने निकल कर आ सकती है इस बैठक में भी, सचिन गोट, गहलोत गोट। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, और इस वक्त मैं पहले आपको बता देता हूं मैं हूं इस वक्त सचिन पायलट का जो दिल्ली का आवास है वहां पर हूं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट फिलहाल यहां नहीं है, लेकिन उनके कुछ समर्थक यहां पर अपनी गाड़ियों के साथ में पहुंचे। देखिए, एक यहां पर मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, पायलट संघ राजस्थान। जो जिस बात का आप जिक्र कर रही है ना, गुटबाजी, वो आपको हर जगह इस तरीके से दिखेगी, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा है। भले ये कहा जा रहा है कि जो आज की बैठक है उसमें जो है इनकी जो गुटबाजी पर चर्चा नहीं होनी है, सचिन पायलट को क्या रोल दिया जाएगा उस पर चर्चा नहीं होनी है, चुनावों को लेकर के चर्चा होनी है कि चुनावी रणनीति क्या होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों को लेकर के पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस गुटबाजी के साथ में जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव में जाना चाहेगी, और ये बात हम लोग ही नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये पार्टी के बड़े नेता भी यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये गुटबाजी इसी तरीके से होती रही तो आखिर ये चुनाव लड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि पार्टी में निश्चित तौर पर दो खेमे, एक तरफ अशोक गहलोत का है और दूसरी तरफ पायलट संघ राजस्थान यानी कि सचिन पायलट का जो खेमा है वो जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सचिन पायलट भी लगातार ये इशारा करते रहे, नाराजगी जाहिर करते रहे। और रोमाना, आप खुद भी समझिए, पिछला चुनाव हुआ उस दौरान सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष से, वो जो है उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज की तारीख में उनकी क्या हैसियत है, ना वो प्रदेश अध्यक्ष ना उप मुख्यमंत्री। ऐसे में उनका भी काफी कुछ दांव पर है और उन्होंने आला कमान को ये क्लियर कर दिया है। जी बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार। इस बीच मुझे लगता है जरा एक बार फिर से सचिन पायलट किन मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं ये आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख देती हूँ। पायलट की 3 डिमांड क्या क्या है? सचिन पायलट की 3 डिमांड। पहली डिमांड, आरपीएससी भंग करके नई संस्था बनाई जाए। दूसरी मांग वो कर रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में मुआवजा दे अपनी ही सरकार, अशोक गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं। और तीसरी मांग लगातार वो ये कर रहे हैं कि वसुंधरा सरकार में करप्शन जो हुआ उसकी जांच कराई जाए। अशोक गहलोत की घेराबंदी वो ये कहते हुए करते रहे कि अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये 3 मांगे हैं जिसको लेकर सचिन पायलट गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान करने की घोषणा की है। ये देखना है आप, ये ट्वीट है जो अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बने गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। तो एक तरीके से ये वो मांग जो सचिन पायलट की तरफ से की जा रही थी उसी पर आगे कदम बढ़ाते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के बाद अब जरा बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजा लड़ाई जारी है। आज की बड़ी खबर यह है कि शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में शरद पवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के सांसद, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शामिल होंगे। आप जानते हैं कल ही भतीजे अजीत पवार की तरफ से चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया। और ऐसे में अब शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पार्टी की ये बैठक
जिसमें पार्टी के सांसद, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीपी पर जो दावे की लड़ाई चल रही है उसमें एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? क्योंकि दिन रविवार का था जब अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ले ली थी, लेकिन तब से वो लगातार ये कह रहे थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही हैं। पर ये स्टैंड कल बदला। अजीत पवार की तरफ से साफ कर दिया गया गुट की तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार है। और अब यहां दिल्ली में शरद पवार की ये बैठक, चाचा भतीजा में पोस्टर वॉर भी इस बीच जारी है। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है अपने में छुपे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। तो देखिए किस तरीके से ये लड़ाई और तीखी होती हुई। पीठ में खंजर घोपा, ये वो बाहुबली का सीन है, आपको ध्यान होगा, जो अगले पोस्टर में दिखाया जा रहा है। किस तरीके से कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में खंजर घोपा था ना, उसी तस्वीर का इस्तेमाल करके यहां पर शरद पवार, अजीत पवार और अजीत पवार को गद्दार बताया जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से। शरद पवार के समर्थन में ये पोस्टर जो दिल्ली में चस्पा हुए हैं। कल जो पार्टी की ताकत देखने के लिए मिली विधायकों और सांसदों के तौर पर, उसमें विधायकों के मामले में पलड़ा अजीत पवार गुट का भारी था, वहीं सांसदों के मामले में पलड़ा शरद पवार गुट का भारी था। चाचा वर्सेस भतीजा, अभी पार्टी किसकी फैसला हो नहीं पा रहा है, लेकिन लड़ाई और तीखी हो रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई। शरद पवार के घर से मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत पवार के नए दफ्तर से हमारे साथ रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं पहले मृत्युंजय से, शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं, आगे के लिए क्या रणनीति मृत्युंजय शरद पवार की तरफ से तय की गई है? अब सबसे पहला टारगेट शरद पवार गुट की तरफ से क्या रहने वाला है? रोमाना, देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये तमाम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने घर से करीब 9:20 के आसपास निकले और दिल्ली में वो 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जहां पर 3 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। रोमाना, जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, 3 बातें तो तय हैं। पहला, अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाना। अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया जाएगा। दूसरा, शरद पवार ही सर्वमान्य नेता है, एनसीपी के सुप्रीमो हैं, एनसीपी के सर्वेसर्वा हैं, ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। और तीसरा कि सुप्रिया सुले को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। ये तो तय है, ये चीज होनी है। इसके बाद आगे की भूमिका होगी कि पार्टी और पार्टी के सिंबल, पार्टी की पहचान, पार्टी के जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आधिकारिक तौर पर कैसे अपना जगह या अपनी छाप छोड़ी जाए, अपना बनाकर रखा जाए। इसको लेकर जो भी कानूनी तरीके होंगे उस पर चर्चा होगी। कैसे सिंबल के लिए लड़ाई लड़ी जाए, कानूनी लड़ाई का विकल्प खुला हुआ है। आपको याद होगा कि जब करार से शरद पवार देर रात मुंबई लौटे थे तो रात 12 बजे उन्होंने वकीलों के साथ बैठक की थी। हालांकि उसके पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि अभी कानूनी विकल्प के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये भी चर्चा होने वाली है कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है, जिसमें से एक कानूनी विकल्प है। कल जो हमने संख्या बल देखा कि 32 विधायक अजीत पवार की तरफ है, 16 विधायक शरद पवार की तरफ है, तो यानी पलड़ा तो फिलहाल अजीत पवार का भारी है। लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा होगी। ठीक है, रहिए मेरे साथ। हम जल्दी से रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, तो कुल मिलाकर अजीत पवार गुट, उसकी रणनीति क्या है? देखिए, अजीत पवार गुट की रणनीति यह है कि 32 जो कल विधायक उनके साथ दिखे थे उन्हें और 4 विधायकों की जरूरत है। और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे नेता जो है, जो कल कुछ नेता ना शरद पवार की तरफ दिखे ना अजीत पवार की तरफ दिखे, ऐसे विधायकों को जो है फिलहाल फोन पर संपर्क कर कर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में मीडिया में भी इन लोगों को लाकर कि वो अजीत पवार से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह की जो तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आती है और जताने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं परसेप्शन बिल्डिंग करने का काम एक तरफ चल रहा है। और दूसरी तरफ जो अब सरकार तो बन गई है लेकिन जो मंत्री बने उन्हें अब तक पोर्टफोलियो नहीं मिला है। तो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज राष्ट्रपति चूंकि मुंबई में है, उनको रिसीव करने के बाद सीएम और दोनों डीसीएम के साथ जो है बैठक होने वाली है और उसमें पोर्टफोलियो को लेकर लगभग जो है स्थिति साफ हो जाएगी। अजीत पवार की आपका भी इस तमाम अपडेट के लिए आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शरद पवार गुट से सीमा मलिक और अजीत पवार गुट से संतोष पेंडुरकर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। बहुत स्वागत आप दोनों का। संतोष पेंडुरकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो
अच्छा, संतोष पेंडुलकर जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। सीमा मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी का रुख करेंगे, शरद पवार गुट से जुड़ी हैं सीमा मलिक जी। सीमा मलिक जी, कल जिस तरीके से पलड़ा तो भतीजे का नजर आया, तो शरद पवार के दावे धरे के धरे रह गए। देखिए मैम, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहूंगी कि हमें गुट वगैरह मत कहिए। हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं और हमारे अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी हैं, जो एक चुनावी प्रक्रिया से चुने गए हैं और एक वर्किंग कमेटी है हमारी। और अगर इस तरह से होगा तो फिर तो शायद इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। मैं ये कहूँगी कि किसी भी समय कोई भी लोग कहेंगे कि ये पार्टी हमारी है और हम इसके अध्यक्ष हैं या जो भी। तो देखिए, आप देख ही रहे हैं आप किस तरह से ये चीज़ हो रही है। प्रेसिडेंट पढ़ रहा है, लेकिन अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अजीत पवार का नाम वहां पर लिख दिया गया है। लिखित ये चिट्ठी भेजी गई है। किनारे लगाने का काम अजीत पवार गुट की तरफ से शरद पवार को कर दिया गया है। विधायकों के मामले में पलड़ा जो है वो अजीत पवार गुट का भारी है। कोई भी किसी जी का लिख देगा चिट्ठी, कोई भी चिट्ठी लिख देगा, है ना। मैं भी चिट्ठी लिख दूं, चिट्ठी तो कोई भी लिख देता है, उसकी बात आप छोड़िए। वो एक चुनावी प्रक्रिया होती है और इस देश में कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर कानून है ही ना, तो कानूनी जो प्रक्रिया होगी वो उससे पता लगेगा। ठीक है सीमा जी, आप ये कह रही है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या भतीजे अजीत पवार ने मजबूर किया है रणनीति में बदलाव लाने के लिए? क्योंकि जब अजीत पवार ने शपथ ली थी उसके बाद शरद पवार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिस समय आए थे, उनकी तरफ से कहा गया था, पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि नहीं, हम अदालत नहीं जाएंगे, हम तो जनता की अदालत में जाएंगे। तो क्या ये अजीत पवार की जीत नहीं मानी जाएगी कि कानून के शरण में जाना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं मानी जाएगी, कोई जीत नहीं मानी जाएगी। मैं कानून है तो कानून से अगर कुछ हमें मिलता है तो उसका जवाब हम कानून से देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमको कानून नहीं पता है इस देश के। तो इसमें कोई जीत और हार की बात कुछ नहीं है। जनता के बीच में तो हम जाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। ये आप देखिएगा जिस तरह की बातें हुई है। कोई अभी प्राथमिकता क्या है आपके गुट की? शरद पवार गुट की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय क्या है? हमारी प्राथमिकता है लोगों के बीच में हम जाएंगे। लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो चले गए वो चले गए, वो जहाँ गए वो खुश रहे। हमारी कोई उनसे वो नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी हैं और उन्होंने कहा है कि पार्टी को हम बहुत शुक्रिया सीमा मलिक जी एबीपी न्यूज को समय देने के लिए। बात जरा मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और इस वक्त बारिश की वजह से परेशानी की खबर ज्यादा सामने आ रही है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। सुबह का वक्त है जब लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं और ऐसे में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है और गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ती हुई नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कैसे ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार, सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दिखाते हैं आपको ये बारिश और बारिश के बाद ट्रैफिक के हाल पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही हो रही है मूसलाधार बारिश और जब बारिश होती है तो दिल्ली में जलभराव और स्लो ट्रैफिक जाम की समस्या से हमको दो चार होना पड़ता है। और फिलहाल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूँ और इस आईटीओ को स्ट्रेच को पार करने में करीबन आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी भी गाड़ियां यहाँ पर रेंग ही रही हैं। धीरे धीरे करके जो गाड़ियां आगे जरूर बढ़ रही हैं लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं और फिर रुक जाती है। और जब हम बारिश की बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर की, तो यहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है जलभराव की। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाता है, जलभराव हो जाता है और उसके चलते लग जाता है ट्रैफिक जाम। और अगर हम बात करें जो है देश की राजधानी दिल्ली समेत जो है जो एनसीआर का पूरा इलाका है, इसमें ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर जरा सी बारिश के बाद में ही जलभराव हो जाता है। और आईटीओ का जो इलाका है, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है, सुबह जो है 8:30 से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पर पहले ही ट्रैफिक होता है और जब बारिश हो जाती है तो स्थिति और ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज आपसे यही अपील कर रहा है कि देखिए इस वक्त अभी भी जो है काफी तेज बारिश हो रही है। लगातार जो बारिश है वो तेज हो रही है और इसी वजह से अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है, मौसम खुशगवार तो बहुत है लेकिन अगर आप घरों के अंदर हैं तभी तक ये खुशगवार है। लेकिन जैसे ही आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको करना पड़ेगा वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली आईटीओ का इलाका और वहां पर ट्रैफिक जाम का हाल अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट में आपने देखा। दिल्ली न सिर्फ बल्कि पूरे एनसीआर में बादल झमाझम अंदाज में बरस रहे हैं और ये जो बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, पानी मुसीबत बन चुका है इस वक्त इन इलाकों के लिए। फिलहाल तो ये बारिश की झमाझम वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे राहत मिलती हुई नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब बारिश बरसती रही उसके बाद जगह जगह पानी भरना शुरू हुआ और फिर ट्रैफिक की रफ्तार जो सुस्त पड़ना शुरू हो गई। पानी भरने लगता है, भरी हुई सड़कों पर गाड़ियां बंद होने लगती हैं और फिर ट्रैफिक की मुश्किल और बढ़ती चली जाती है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम का जो मिजाज है वो भी बता रही हैं और लोगों को किस तरीके की परेशानी इस बारिश की वजह से हुई है ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जनपद से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्वी दिल्ली इलाके से दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए जरा पहले अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं। अंकित, कहां पर आप मौजूद हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त ट्रैफिक की स्थिति क्या है, जरा बताइए दर्शकों को। रोमाना, अगर बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर की, आपने भी जिक्र किया ना और मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। आधा घंटा उस स्ट्रेच को क्रॉस करने में मुझे लग गया, जो कि अमूमन 10 से 15 मिनट में हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक की रफ्तार आधी हो गई। उसकी वजह क्या है? मूसलाधार बारिश। रोमाना, अभी तो अगर मैं पिछले 1 घंटे की बात करूं, अभी बारिश मैं कहूंगा थोड़ी कम है, हालांकि अभी भी इतनी तेज है अगर मैं छाता हटाऊंगा तो 2 मिनट के अंदर पूरा गीला हो सकता हूं। लेकिन अभी की जो तस्वीरें, पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जानकारी भी बताता हूं। देखिए, चारों तरफ घंघोर घटाए हैं, बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब से आधे पौन घंटे पहले जब वो मैंने न्यूज रिकॉर्ड की थी उस दौरान तो हालत ये थी कि अगर आप गाड़ी का वाइपर चला रहे हैं, वाइपर चलने के बाद भी शीशा साफ नहीं हो रहा था। इतनी तेज बारिश कि आपको आगे चल रही गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। इस तरीके के हालात हैं और अभी क्योंकि इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो चुकी है तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या, और ये वो वक्त है जबकि दफ्तर आने जाने के लिए लोग घरों से निकलते हैं। दिखाई हमने आपकी रिपोर्ट, वो ट्रैफिक की समस्या भी हमने दर्शकों को दिखाई। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा पूर्वी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, आप जहां पर मौजूद है वहां पर इस समय वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक की स्थिति क्या है, जरा दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जरा सी बारिश क्या हुई उसके बाद किस तरह की तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा। किस तरह से सामने आप मेरे देख पाएंगे, यहाँ पर सड़कों पर पूरी तरह से लबालब पानी भरा हुआ साफ तौर से नजर आएगा। गाड़ियाँ जो हैं वो उसी से क्रॉस कर रही हैं, तो इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सामने ये पलपतगंज का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर गाड़ियों की स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव, जल जमाव की स्थितियाँ जरा सी बारिश के बाद हो रही हैं। तो लगातार जैसा कि मौसम विभाग की ओर से अनुमान भी लगाया गया है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा और आज के लिए खास तौर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। और अगर ऐसी ही बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही तो किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं उसकी तस्वीरें, अभी जरा सी बारिश के बाद किस तरह की तस्वीरें हालात हो गए हैं। दिल्ली का ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर बारिश के बाद किस तरह से लगातार जो जल जमाव, जल भराव की स्थितियां वो शुरू हो गई हैं। तो इस तरह की जो थोड़ी सी बारिश के बाद किस तरह की लगातार स्थितियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खराब होने लगती हैं, उसकी साफ तौर से गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम दूसरी तरफ की भी दिखाएंगे। साफ तौर से आप सामने देख पाएंगे, आप ये रास्ता भी आगे जाता है और यहाँ पर की जो क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो इसी जल भराव, जल जमाव होने की वजह से इसी से क्रॉस कर रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं किस तरह से जो बारिश हो जाती है, बारिश के बाद लगातार अलग अलग दिल्ली के राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह का जो हाल है वो होता है। और दिव्यांकर रहिए मेरे साथ, मैं जल्दी से दीपक रावत का रुख कर लेती हूँ। दीपक, हर बार की यही कहानी, जरा सी बारिश होती है और शहरों के सिस्टम की पोल खुल जाती है। राजधानी दिल्ली में भी हर बार ऐसी तस्वीरें, थोड़ी सी बारिश और दिल्ली पानी पानी। जी रोमाना, इसकी तस्दीक करता है। मैं नोएडा से गुरुग्राम की तरफ निकला हूं, इस वक्त डीएनडी पे मौजूद हूं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हालात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे।
डीएनडी और मतलब जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है, इसे क्रॉस करने में अमूमन 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और डीएनडी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जाम देखिए, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, सड़क के दोनों तरफ पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से गाड़ियाँ एकदम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रही हैं। हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुछ गाड़ियाँ पानी भर जाने की वजह से ख़राब भी हो गई, इसलिए भी ट्रैफिक जैम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दावे जो किए जाते हैं सिविक अथॉरिटीज़ की तरफ से, सिविक बॉडीज़ की तरफ से, कि पानी जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा, मानसून से पहले तैयारियां कर दी जाएंगी, पानी कहीं भरेगा नहीं, लोगों को परेशानी होगी नहीं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। तो सारे दावे जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं और मानसून की बारिश जो है वो पोल खोल के चली जाती है सिस्टम की। आगे बढ़ रहे हैं सीधी मध्य प्रदेश, जहां से शर्मनाक कांड की तस्वीरें सामने आई थी, वहां डैमेज कंट्रोल में सरकार नजर आ रही है। पीड़ित के पिता से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है, बाकायदा उनके पैर धोए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर पीड़ित के पिता का सम्मान किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी में आदिवासी समाज के एक शख्स का अपमान किए जाने का ये मामला, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ये साल है, चुनावी साल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते, और इसीलिए आदिवासी समाज का सरकार कितना सम्मान करती है उसी का संदेश इन तस्वीरों के जरिए शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया जा रहा है। जो पीड़ित हैं उसके पिता से शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर बुलाकर मुलाकात की है। इस वक्त का अपडेट आपको बता देती हूं, ये पीड़ित के पिता नहीं है, ये खुद पीड़ित ही है, ये जानकारी सामने आई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसके साथ वो आपत्तिजनक हरकत की थी प्रवेश शुक्ला ने, और अब उसी शख्स का यहां सम्मान शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें, जिसमें माना यह जाता है कि करीब 47 सीटें तो हैं ही एसटी रिजर्व। इसके अलावा अच्छा, मैं वो गणित बताऊंगी सियासी आपको, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर देखिए, यही वो शख्स है जिसके साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, जिसके बाद खासा गुस्सा देश भर में पनपा था। और अब उसी शख्स के पैर धोते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर। आदिवासी समाज से ये शख्स आता है और पूरे समाज के अपमान के तौर पर इस घटना को देखा गया था। विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल गया था, कांग्रेस आक्रामक हो गई थी, घेराबंदी शिवराज सरकार की जा रही थी। हालांकि फौरन ही जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था, शिवराज सरकार एक्टिव मोड में आ गई थी, एक्शन मोड में आ गई थी। प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके घर पर बुलडोजर भी चल चुका है, उस पर एनएसए लग गया है, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। और अब जो पीड़ित है उसका सम्मान किस रूप में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज किया गया, उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री ने बाकायदा पीड़ित शख्स को अपने घर पर बुलाया, उनके पैर धोए, उनका सम्मान इस रूप में किया और उनसे अब बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश, चुनावी साल है, ऐसे में कहीं कोई गलत संदेश सरकार के रुख को लेकर ना जाए, इसीलिए आदिवासी समाज से आने वाले इस शख्स की इस रूप में ये आवभगत जो मुख्यमंत्री अपने निवास में करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल सही कहा रुमाना आपने कि दरअसल ये पूरा डैमेज कंट्रोल है। कितनी बड़ी घटना हो गई है और इस घटना से में जो आरोपी व्यक्ति था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, तो जिसके चलते बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब पूरी सरकार इस डैमेज कंट्रोल में आ गई है। उस व्यक्ति को जो पीड़ित है दसमत रावत, जो मजदूरी करता है, उस व्यक्ति को रातों रात यहाँ सीधी से भोपाल लाया गया, सुबह सुबह सीएम हाउस ले जाया गया और मुख्यमंत्री ने उससे बेहद सम्मान तरीके से बात की, उसके पैर धोए, जो कुछ जितनी पोस्चरिंग बेहतर तरीके से हो सकती थी मुख्यमंत्री ने उसके साथ करने की कोशिश की है, उससे बातचीत की है और कहा कि अब तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा सुदामा हूँ। तो कुल मिला के एक डैमेज कंट्रोल करने की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको जो कुछ मदद की जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास का घर हो, जैसा भी हो, तमाम उसको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। मगर एक पूरा खेल यही है कि आदिवासी समाज के लोग नाराज ना हो, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। ब्रजेश, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ये जो पूरा शर्मनाक
कांड सामने आया मध्य प्रदेश के सीधी में, उसके बाद विपक्ष बहुत आक्रामक हो गया था और चुनावी साल में बैठे बैठाए मौका विपक्ष को जो मिला था उसे किस तरीके से विपक्ष बुना रहा था, वो कैसे हमले थे जो शिवराज सिंह चौहान सरकार पर किए जा रहे थे, जिनका जवाब आज इन तस्वीरों के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। देखिए, बड़ी बात वही है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। पिछले बार भी जो मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो आदिवासी लोगों के लिए सुरक्षित है, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत कर अपनी बाजी मारी थी और इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि उस आदिवासी वोट बैंक को वापस लाना है। मगर उस वापस लाने के क्रम में सरकार जो सारी कोशिश कर रही थी, चाहे भोपाल की स्टेशन का नाम आदिवासी रानी के नाम पर रखा गया हो, बड़े बड़े आदिवासी सम्मेलन किया गया हो, बिरसा मुंडा की जो जयंती उसकी छुट्टी की गई हो, बहुत सारे आदिवासी इलाकों के लोगों के जो जननायक है उनका सम्मान किया जा रहा हो, वे तमाम चीज़ें हो रही थी। मगर इस सबके बावजूद एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें घटना का आरोपी पक्ष बीजेपी से जुड़ा हो, जो पीड़ित पक्ष आदिवासी हो, तो निश्चित ही सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग घटना है जिसको बीजेपी पूरी अलर्ट हो गई है। अब बीजेपी लगी हुई किसी तरह इस बात को ठंडा किया जाए। उधर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल सीधी में इस व्यक्ति के घर के बाहर धरना दिया परिवार के साथ। तो हुआ यही है कि सिर्फ इसके पीड़ित के पिता माता सब वहीं रह गए हैं, सिर्फ ये इस व्यक्ति को पुलिस यहाँ तक भोपाल ला पाई है मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए और मुख्यमंत्री ने इसका इस तरीके से सम्मान किया। मगर पूरा परिवार कांग्रेस के धरने के चलते वहीं रह गया है। कांग्रेस के लोग अभी भी वहीं इसके घर के बाहर धरने दे रहे हैं, पीड़ित पक्ष को 2 करोड़ देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस आरोपी को सजा तो मिले, ये साथ ही और इस पूरे मामले की बड़ी जांच हो। तो कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जितने आदिवासी इलाके हैं उन तमाम आदिवासी इलाकों में इस मैसेज को फैलाने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से कि बीजेपी के लोग आदिवासी उत्पीड़न में आगे हैं। तो क्यों आगे हैं? कल कांतिलाल भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ब्रजेश राजपूत सुनिए, तो क्या माना जाए? चुनावी साल है, चुनावी साल में ये डैमेज कंट्रोल वाली जो तस्वीरें हैं, ये जो कवायद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, क्या ये कोई रंग दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस अभी भी आगे इस मुद्दे को लेकर यूं ही आक्रामक तेवर अपनाए रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने तो उस मुद्दे को लपक लिया है और मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी इलाकों में संदेश को पहुंचा रही है, बीजेपी के लोगों की जातियां बता रही है जिस तरीके से हुआ है। मगर बीजेपी भी मुख्यमंत्री चूंकि सहृदय हैं और जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया है तो पूरी पोस्टरिंग कर रहे हैं कि हम सब आदिवासियों के साथ हैं। मैं यहाँ गृह मंत्री के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा ने एक शिवपुरी की घटना का हवाला दिया है कि वहाँ कुछ मुस्लिम लोगों ने दलित लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ की है, उनके साथ गलत काम किया है और कांग्रेसियों ने उसका सपोर्ट किया है। तो कुल मिला के यदि कांग्रेस बता रही है कि जो बीजेपी है वो आदिवासियों का शोषण कर रही है, तो यहाँ बीजेपी अब इस मुद्दे को अलग रूप दे रही है और शिवपुरी की घटना को उभार रही है जो 4 दिन पुरानी है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने दलितों के साथ उत्पीड़न किया है जिसमें कांग्रेसी सम्मिलित थे। तो कुल मिला के कई तरीके बीजेपी अपना रही है इस घटना को ठंडा करने के लिए। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत जी मौजूद हैं। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। तस्वीरें आपने देखी सुप्रिया जी, शिवराज सिंह चौहान साहब वो टॉयलेट कांड के जो पीड़ित हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, अपने घर पर बुलाकर उनके पैर धोए हैं। हेलो सुप्रिया जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। सॉरी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। जी सुप्रिया जी, तस्वीरें देखी आपने? शिवराज सिंह चौहान साहब टॉयलेट कांड के पीड़ित का सम्मान कर रहे हैं, अपने घर पर बुलाकर बाकायदा उनके पैर धोए हैं और वो बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से आदिवासियों के सम्मान के लिए खड़ी हुई है। रोमाना जी, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि शिवराज चौहान जी की नाक के नीचे 30,400 आदिवासियों का उनके शासनकाल में शोषण हुआ है, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले आए हैं। एक व्यक्ति का पैर धो लेने से वो प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति का पैर धोकर वो जो पाखंड कर रहे हैं वो जनता समझती और जानती है, उनका ढोंग समझती है। उन्होंने बाकी 30,400 का कोई टोह भी लेने की कोशिश करी है। असलियत ये है कि आदिवासियों के साथ बदसलूकी करने वाला प्रदेश शुक्ला थाने में ऐसा घुसा मानो कहना चाहता हूँ स्वागत नहीं करोगे हमारा। जब पुलिस की बख्तियां उधेड़ी गई तो अगले दिन पुलिस उसको धकियाने की नौटंकी कर रही है, एक्टिंग भी 2 कौड़ी की। और ये भी एक सच है कि 3 महीने पुराना ये मामला दबाया गया, इसको इस पर ढकने की कोशिश करी गई और जब आउटरेज पूरे देश में दिखा, जब विपक्ष ने इसको उठाया, तब ये सब लीपापोती करी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान का झोला उठाने का वक्त आ चुका है। वो कितना भी पाखंड और कितना भी ढोंग। क्या आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस के दबाव ने मजबूर कर दिया शिवराज सिंह चौहान को कि वो एक आदिवासी के चरणों में बैठकर उनके पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं?
30,400 आदिवासियों की उन्होंने आज तक तो वो नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? 30,400 आदिवासियों के ऊपर घोर अत्याचार के मामले हुए इनके शासनकाल के दौरान। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, मैं डेटा के साथ आपको बता सकती हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में। शिवराज सिंह चौहान क्या उसका ब्यौरा देंगे? क्या इस असलियत का सामना करेंगे? क्या ये बताएंगे कि उनकी पुलिस जो है वो जाकर प्रवेश शुक्ला को ऐसे ला रही, मानो घर दामाद को ला रही हो, जाके नौटंकी करते हैं बुलडोजर करने की, ये इनका तंत्र है। अरे उसको ऐसी सजा दीजिए SC/ST एक्ट में कि नानी याद आ जाए। ये सब क्या बेसिक हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी का जो रुख है इस पूरे मामले में, जो कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के समर्थन में कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, वहां पर अपना धरना जारी रखेगी या फिर अब इस मामले पर यहां पर विराम लग जाएगा? सुप्रिया जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा सुप्रिया सुनेत से, लेकिन सुप्रिया सुनेत अभी भी हमलावर कह रही हैं कि कांग्रेस के रुख की वजह से ये तस्वीर आज देखने के लिए मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस वक्त आदिवासी के कदमों में बैठकर उनके पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी, ये जो तस्वीरें आई हैं, कांग्रेस इसको ढोंग कह रही है और अपनी जीत बता रही है कि कांग्रेस के आक्रामक रुख की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो आदिवासी के कदमों में बैठकर उनके चरण धोते हुए नजर आ रहे हैं। हितेश जी, चलिए रोमाना जी, हम इस बात को चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, पर आपने ही, आपके चैनल ने ही राजस्थान की भी घटनाओं को कवर किया है, जहां जूते में शराब पिलाई गई थी एक दलित आदमी को और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी। और भी एक वारदात थी जिसमें हैंडपंप से पानी निकालने पर उसको मारा गया था, घुमाया गया था। क्या आपको कभी अशोक गहलोत जी इस प्रकार से उसको सम्मान देते दिखे? क्या आपने कभी राजस्थान सरकार को इनके अतिक्रमणों को ढहाते देखा? क्या आपने कभी राजस्थान सरकार को इन पीड़ितों के प्रति इस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ काम करते देखा? तो हम मान लेंगे कि कांग्रेस का रवैया इनके प्रति अलग है, नहीं तो ये केवल घृणित राजनीति कर रही है। कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। एक आपराधिक घटना का राजनीतिक दोहन करने का काम कांग्रेस कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। और एक भी उदाहरण आप इस प्रकार के किसी भी दृश्य का किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में बता दीजिए। बहुत धन्यवाद हितेश जी एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर अभी भी कांग्रेस और बीजेपी में आर पार छिड़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही है कि उसी के रुख की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि मुख्यमंत्री आदिवासी शख्स के कदमों में बैठकर उनके पैर धो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल में मुद्दा भुनाने के लिए झूठा आदिवासी प्रेम अपना दिखा रही है।